हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक वन शॉट वीडियो बनाई है मैंने 11th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और नीट अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक क्विक रिव्यू ले सकें कि कम से कम टाइम में उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या मैसेज दिया गया है। शुरू करते हैं। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एज यू हैव रेड अर्लियर, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। जैसे कि आप ये लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन के लिए ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीडेशन होगा डाइजेस्टेड फूड का तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। इसलिए अब ये बात एकदम क्लियर है कि ऑक्सीजन की लगातार ज़रूरत होती है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके डाइजेस्टेड फूड का, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसके भी एलिमिनेशन के रिमूवल के इंतजाम होने चाहिए। फिर आगे इन्होंने एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है ब्रीदिंग की, जो कि कॉम्पिटिशन कई बार पूछी गई है कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है और अंदर सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर निकल रही है, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैप्टर में ब्रीदिंग को ही इन्होंने रेस्पिरेशन लफ्ज से मुखातिब किया है। वैसे तो आप ये बात जानते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग, और जब ऑक्सीडेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, तब बोला जाता है रेस्पिरेशन। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आप ये बात देखेंगे कि इन्होंने ब्रीदिंग की जगह ही कई बार लफ्ज रेस्पिरेशन इस्तेमाल किया हुआ। तो यहाँ इस चैप्टर में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से एक ही मतलब है, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे लिखा है इन्होंने, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अगर आप अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखें, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप महसूस करेंगे कि चेस्ट लगातार ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ये ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं? जाहिर सी बात है, लंग्स के जरिए। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। अब ये बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से एक सवाल नीट में बन सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग है। ये डिपेंड करता है उनके हैबिटेट्स पर और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर कि उनके अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या रहेगा। ब्रीदिंग का mechanism vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and levels of organization। फिर आगे ने लिखा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी इन्होंने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, इवन एस्केल्मिन्स भी एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो शुरू के चार नाम हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, इन सब के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो जाता है ओवर देयर बॉडी सरफेस। एक सवाल बन सकता है। एस्केल्मेंट्स के बाद जैसे फिर एनालिट्स की बात होनी चाहिए थी, तो उसके लिए इन्होंने अर्थफॉर्म का जिक्र किया। अर्थफॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थफॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए रेस्पिरेशन करता है। अगर रेस्पिरेशन क्यूटिकल मतलब स्किन के जरिए होता है तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अर्थफॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि मॉइस्ट स्किन, और अगर मॉइस्ट स्किन के जरिए रेस्पिरेशन होता है तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स हैं। तो रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स के जरिए किसके जरिए होगा? ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए। एक सवाल ये भी बन सकता है। Special vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropods and mollusk। फिर इन्होंने आगे बताया कि aquatic arthropods और mollusk के अंदर respiratory organ gills है। Where vascularized bag called lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। lungs का इस्तेमाल करते हैं terrestrial organisms। Among vertebrates, fishes use gills। इन्होंने बताया वर्टिब्रेट में फिशेस के अंदर तो रेस्पिरेशन होता है गिल्स के जरिए। फिशेस के बाद बात की इन्होंने रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की, रेस्पायर थ्रू लंग्स, जमीन वाले सारे लंग्स के जरिए। फिर उन्होंने बात की एम्फीबियंस की, जैसे कि फ्रॉग,
इन्होंने बताया कि फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से भी हो जाता है, मेनली वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। और मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैमल्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इस टॉपिक से आपको कुछ बेसिक से सवाल मिले, जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, स्केल्मिन्स, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद उन्होंने बात की एस्केल्मेंट्स के बाद एनलीड्स की, उनके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन से होता है। इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद इंसेक्ट्स के अंदर उन्होंने मतलब एनलीड आर्थ्रोपोड्स की बात करी, तो उन्होंने एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात की कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है गिल्स से, आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क के अंदर भी। और इन्होंने एक जनरल बात की, जो आर्थ्रोपोड्स हैं मतलब जो इंसेक्ट्स हैं ज़मीन पर रहने वाले, उनमें ट्रैकेल ट्यूब्स के जरिए होता है। फिर आगे उन्होंने बताया कि लंग्स के जरिए होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं जो बाकी ज़मीन पर रहते हैं उनमें लंग्स के जरिए होता है। वर्टिब्रेट्स में उन्होंने बताया कि फिशेस तो गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। एम्फीबियंस को रोक के फिर बताया रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर लंग्स के जरिए। एम्फीबियंस जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग, उनके अंदर जनरली रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से होता है। अगर रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से होता है तो हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर रेस्पिरेशन गिल्स से होता है तो हम इसे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, सवाल ये भी पुराने पेपर में आ चुका है। और अगर रेस्पिरेशन होता है लंग्स से तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये सारी बातें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आप ये देखेंगे जब आप सांस लेते हैं तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से फिर नेजल कैविटी और फिर इंटरनल नॉस्ट्रल और फिर फेरिंग्स, और उसके बाद फिर लैरिंग्स से होती हुई एयर जाती है ट्रैकिया में। यहाँ पे इन्होंने लैरिंग्स दिखा रखा है। लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स। क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की ओपनिंग है जिससे एयर अंदर जाती है। ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स के ऊपर एक कार्टिलेज है जिसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। ये नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं तो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स को कवर कर लेता है ताकि इधर की तरफ खाने की एंट्री ना हो पाए। ट्रैकिया से आप देख रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर दिखा रखा है इन्होंने इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इस पर भी आगे एक सवाल है, हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। सी शेप्ड रिंग होती हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, हमारे ट्रैकिया में मौजूद हैं, आगे भी होती हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसका बाद ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पर उन्हें दिखा रखा है ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है मिड थोरेसिक कैविटी में। दरअसल ट्रैकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी T5 वर्टिब्रा पर हमारा ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर उन्होंने आगे डायग्राम में दिखा रखा है कि जो हमारे लंग्स हैं इनके चारों तरफ ये प्लूरल फ्लूइड में दिखा रखा है। दरअसल लंग्स के चारों तरफ दो पतली पतली मेम्ब्रेन होती है जिनको यहाँ लिखा हुआ प्लूरल मेम्ब्रेन। दो होती हैं, आउटर कहलाती है पैराइटल प्लूरा, आउटर पैराइटल प्लूरा। इनर होती है विसरल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इन दोनों प्लूरा के बीच में, इन दोनों प्लूरा के बीच में मौजूद होती है प्लूरल कैविटी जिसमें प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। फिर ये जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर फाइनली एल्विलाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिक यूनिट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्विलाई, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे एक डायफ्राम दिखा रखा है, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर इन्होंने हार्ट दिखा रखा है, और इस डायग्राम में कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अभी। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, फिर नेजल चैम्बर है, थ्रू द नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर के बाद फिर शुरू हो जाएगा मतलब इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स से कॉमन पैसेज जैसे खाना भी जाता है नीचे और एयर भी जाती है। पोर्शन विच इज कॉमन, विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर। कई बार सवाल पूछा गया है कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर, अपना आंसर लगाना होता है फेरिंग्स। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन्स इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स लैरिंग्स के जरिए फिर ट्रैकिया में एंटर करती है एयर। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ड्यूरिंग swallowing, जब आप खाना निगलते हैं, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। स्वेलिंग के दौरान जब आप खाना निगलते हो तो ये जो ग्लॉटिस है मतलब लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, ये एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज से कवर हो जाती है, इसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब extending into the mid thoracic cavity, जो mid thoracic cavity तक आती है, which divides at the level of fifth thoracic vertebra। सवाल पूछा जा सकता है एनसीईआरटी से, ट्रैकिया किस लेवल पर डिवाइड होता है? तो आपने बोलना है ट्रैकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra, फिफ्थ thoracic vertebra, into right and left primary bronchi। राइट लंग की तरफ राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई।
Each bronchi undergoes repeated division to form secondary, tertiary bronchi and bronchiole. फिर primary bronchi डिवाइड secondary में, फिर tertiary में, और उसके बाद फिर further और आगे क्या partitions हो जाते हैं, bronchioles बन जाते हैं, ending up into very thin terminal bronchioles. फिर आगे जाके terminal bronchioles में टूट जाते हैं और बारीक partitions हो जाते हैं. The trachea, ये लाइन से सवाल बनता है partition में कि the trachea, उसके बाद primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles, शुरुआत वाले bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. तो एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि incomplete cartilaginous rings हमारे respiratory system में कहाँ से कहाँ तक मौजूद है. Trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchi. Primary, secondary, tertiary and initial bronchi are supported by incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchiole gives rise to a very number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. उन्होंने डायरेक्ट आगे बता दिया कि फाइनली वो फिर एल्विलाई तक डिवाइड हो जाते हैं. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई कंप्राइज द लंग. ये भी एक सवाल बन सकता है, लंग्स में क्या नजर आता है आपको. ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई. तो ट्रैकिया डिवाइड होता है ना, प्राइमरी फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बने थे, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बने थे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बने थे, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनते हैं. तो मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई से हमारा लंग्स बना हुआ. वी हैव टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, जिसके चारों तरफ दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, जिनके बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस. जब आप सांस लेते हो तो ये प्लूरा एक दूसरे पर रगड़ती है, बीच में फ्लूइड होने की वजह से फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग. आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है थोरेसिक लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में होगी, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस. जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में है. द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल. यहाँ से भी सवाल बनता है. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग. सवाल पूछा जा सकता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल. वेयर एज ये भी एक सवाल बनता है, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स. एल्वेलाई और उनकी डक्ट बनाती है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना हुआ है, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स. कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग कहाँ से कहाँ तक कहलाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक. ठीक है ना. फिर आगे इन्होंने बताया कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या. ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई. कंडक्टिंग पार्ट का काम है कि वो एयर को ट्रांसपोर्ट करता है अप टू एल्वेलाई. क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और रास्ते में मूव करते दौरान जो अंदर म्यूकस वगैरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद है वो डस्ट पार्टिकल को रास्ते में रोक लेते हैं. ह्यूमिडिफाइज, और उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई करती हैं. एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और अंदर आते आते एयर का टेम्परेचर वही हो जाता है जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का. हो सकता है बाहर की एयर गर्म हो अगर मौसम गर्म है, बाहर की एयर ठंडी हो अगर मौसम ठंडा है, लेकिन अंदर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग्स से जरिए जब वो ट्रांसपोर्ट होती है तो उसका टेम्परेचर उतना ही हो जाता है जो कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है. Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen carbon dioxide between the blood and the atmospheric air. तो exchange part of lung है, जैसे respiratory part of lung भी कहा जाता है, ये actual site है जहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है. तो इसका मतलब वो जो 10th में आपने सुना था कि एल्वेलाई पर कैसे एक्सचेंज होता है, सिर्फ एल्वेलाई नहीं, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स, ये पूरा इसका आंसर होगा. आगे लिखो, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर. ये थोरेसिक चैम्बर है जो हमारा पसलियों वाला एरिया है. इसके लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, एक सवाल बन चुका है. थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट कंटेनर. ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है. लंग्स हमारे थोरेसिक चैम्बर में होते हैं जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है. ये सवाल आ चुका है, एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर. द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम. आप इस बात को समझने से पहले मान लीजिए जैसे कि आदमी उल्टा लेटा हुआ है. अगर आदमी उल्टा लेटा हुआ है तो उसकी वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की तरफ होगी, रिब्स स्टर्न नीचे की तरफ होगी, ऊपर की लफ्ज आता है डॉर्सल, नीचे के लिए लफ्ज आता है वेंट्रल. आदमी उल्टा लेटा हुआ पड़ी. थोरेसिक चैम्बर जो है इट इज फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली ऊपर की तरफ, बाय द वर्टिब्रल कॉलम. अगर आदमी उल्टा लेटा हुआ तो वर्टिब्रल कॉलम इसकी ऊपर की तरफ होंगी यानी डॉर्सली. वेंट्रली बाय द स्टर्नम, नीचे की तरफ स्टर्नम होगी. लेटरली बाय द रिब्स, साइड में रिब्स होंगी. एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, लोअर साइड में होगा डायफ्राम जो कि नॉर्मली डोम शेप्ड होता है.
The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. Pulmonary cavity, such an arrangement is essential for breathing. इन्होंने बताया कि जो सेटअप है हमारे लंग्स का थोरेसिक कैविटी के अंदर वो इस तरीके से कि ज़रा सा भी वॉल्यूम में फ़र्क आएगा तो प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम आसानी से सांस ले पाएंगे. एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग. ये अरेंजमेंट जो है अंदर लंग्स का ये ज़रूरी था क्योंकि सांस लेने के लिए इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए. फिर आगे कुछ जनरल बातें लिखी हुई हैं सांस लेने से लेकर वो जो ऑक्सीजन फाइनली टिश्यूज तक पहुंच रही है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. सबसे पहले होगी ब्रीदिंग. ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, यही सवाल पूछा जा सकता है. बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर रिलीज आउट, वो सिंपल ब्रीदिंग, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. एल्वेलाई से फिर वो ब्लड में पहुंच जाएगी गैस यानी ऑक्सीजन. फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. जाहिर सी बात है ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा तो डिफरेंट टिश्यूज पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जाएगी. टिश्यू सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी फिर वो इधर ब्लड के अंदर आ जाएगी. यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन. उसके बाद क्या होगा, जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान इस्तेमाल हो जाएगी जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो कि आप ऑलरेडी सेलुलर रेस्पिरेशन और प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है. फिर उन्होंने बात की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं. हम सांस अंदर लेते हैं इंस्पायरेशन, सांस बाहर निकालते हैं एक्सपायरेशन. जब आप सांस अंदर लेते हो तो फिर यहाँ पर डायफ्राम है. जब आप सांस अंदर लेते हो ये फ्लैट हो जाता है. और ये जो रिब मसल्स हैं, यहाँ पर जो रिब्स हैं उसके बीच में मसल्स होती हैं जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स भी बोला जाता है, ये रिब केज को बाहर की तरफ लेकर आएंगे. तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं दो तरीके की होती हैं. जब आप सांस अंदर लेते हो इंस्पायरेशन करते हो तो रिब केज का अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है. तो इंस्पायरेशन के दौरान रिब केज बाहर की तरफ आता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स को बाहर की तरफ लेकर आ रही है. और जब आप सांस छोड़ते हो तो ये अंदर की तरफ आता है. तो एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम वापस ऊपर आएगा डोम शेप्ड. एक्सपायरेशन के दौरान रिब्स क्योंकि अंदर की तरफ आती हैं, थोरैसिक केज अंदर की तरफ आता है. अंदर लाने के लिए होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है ना. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में उन्होंने ये बताया जो सांस अंदर बाहर हो रही है प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है. हर चीज़ मूव करती है हाई से लो की तरफ. जब आप सांस अंदर लोगे तो एयर बाहर से अंदर आ रही यानी बाहर हाई प्रेशर होगा, अंदर लो. बाहर वाला प्रेशर कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर कहलाएगा पल्मोनरी प्रेशर, इंटरपल्मोनरी प्रेशर. तो जाहिर से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर लो होगा. ठीक है ना. मैंने बताया कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंस्पायरेशन के दौरान नेगेटिव हो जाता है. ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बाहर वाले प्रेशर से 4 कम हो जाता है. 4 कम हो जाता है तो उसको फिर -4 और 11th क्लास की किताबों में नेगेटिव बोलती है. जब आप सांस छोड़ोगे तो एयर बाहर जा रही यानी कि अंदर का इंटरपल्मोनरी प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया है तो अंदर वाला बाहर से 4 ज़्यादा हो जाता है, अंदर को हो जाता है +4. इंस्पायरेशन के दौरान -4, बाहर जब भेजते हैं तो फिर +4 हो जाता है यानी बाहर से 4 ज़्यादा हो जाता है. तो ये प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है जिसकी वजह से एयर अंदर बाहर मूव कर रही है. इस दौरान इन्होंने ये बताया कि जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो इन्होंने बताया कि डायमीटर थोरैसिक केजी कैसे बढ़ रही है. इसको समझने के दौरान आप ये समझ लेंगे आदमी उल्टा लेटा हुआ है. इन्होंने बताया जब आप सांस अंदर लेते हो पहले इफेक्ट आता है डायफ्राम पर. तो डायफ्राम जब आदमी उल्टा लेटा हुआ है जो नॉर्मली ऐसे होता है वो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाए. जब सांस अंदर लोगे तो ये ऐसा आएगा पीछे की तरफ, आदमी का सर उधर है और डायफ्राम पीछे की तरफ आ रहा है यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में उसकी डायमीटर बढ़ेगी. ठीक है ना. और रिब केज नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में डायमीटर बढ़ेगी. तो इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो नॉर्मली डोम शेप होता है वो फ्लैट होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर बढ़ेगी. रिब केज नीचे की तरफ मूव करेगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में डायमीटर बढ़ेगी. अंदर का थोरैसिक केज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा. ठीक है. लंग एक्सपेंड करेंगे है ना, समझ में आ रहा है. तो अंदर का सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर कम हो जाएगा, एयर बाहर से अंदर. ठीक है ना. तो फिर इसका मतलब ये होगा इंस्पायरेशन के दौरान जो मेन मसल्स हो जाएंगी वो हो जाएगी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा. एक्सपायरेशन के दौरान होगा क्या कि ये डायफ्राम वापस रिलैक्सेशन वाली स्टेज में आ जाएगा. अब रिब केज वापस अंदर जाएगा तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा. यहाँ पर शुरुआत में तो उन्होंने बताया कि जो एयर अंदर बाहर हो रही है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है. और प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से बन रहा है, मैंने बोला डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से हो रहा है. आगे ने बताया कि हम स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग को भी, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन को भी चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स. मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out.
द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ये सवाल पूछा जा सकता है, मूवमेंट जो एयर का अंदर बाहर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंस्पायरेशन हो सकता है इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या कहलाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एयर अंदर आ रही, हर चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है, तो एयर बाहर से अंदर आ रही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। देर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। ये जो लफ्ज नेगेटिव आया इस वजह से क्योंकि बाहर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर 4 कम होता है, तो इन्होंने इसको -4 बोल देते हैं, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, जब सांस बाहर जा रही है अंदर का प्रेशर हाई होगा, देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर, बाहर के प्रेशर से। फिर आगे लिखा द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, डायफ्राम स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, external and internal intercostal muscle between the lips help in generation of such gradient। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम, इसके अलावा एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इन्होंने बताया कि जब इंस्पायरेशन होगा सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए सवाल कॉम्पिटिशन पूछा जाता है प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल कौन सी है, सबसे पहले इंस्पायरेशन इफेक्ट किस पे पड़ता है, डायफ्राम पर, ये सवाल पूछा गया है। विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वो पीछे की तरफ जाएगा, आदमी उल्टा लेटा हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर बढ़ेगी। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लिफ्ट करेंगी रिब्स को। एंड द स्टर्नम, स्टर्नम को भी कॉजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिबकेज बाहर की तरफ आएगा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा रिब्स वाला तो उसके लंग्स के लिए भी जगह बढ़ेगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जाहिर सी बात है जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर प्रेशर वहाँ का कम हो जाएगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स में एयर आ जाएगी यानी कि इंस्पायरेशन हो जाएगा। रिलैक्सेशन, अब इन्होंने आगे क्या किया है एनसीईआरटी में, इंस्पायरेशन के दौरान तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बोला, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन बोला है। एक्सपायरेशन के दौरान इन्हें बोलना चाहिए था डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स। इन्होंने चीज़ों को आसान करने के लिए इंस्पायरेशन में जिसका कॉन्ट्रैक्शन बोला, एक्सपायरेशन उसी का रिलैक्सेशन बोल दिया। तो एनसीईआरटी ने इंस्पायरेशन में तो कॉन्ट्रैक्शन बोला डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर बढ़ेगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। एक्सपायरेशन में बोल दिया इन दोनों का रिलैक्सेशन, इन्होंने फिर एक्सटर्नल लफ्ज दोबारा तो यूज नहीं किया, एक जनरल लफ्ज बोला है कि डायफ्राम रिलैक्स करेगा और इंटरकॉस्टल मसल्स, जबकि एक्सपायरेशन में आपको ये बात भी पता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी रिबकेज अंदर की तरफ आएगा। इन्होंने रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल, देखो ना नाम नहीं लिखा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम कम, जब ये अंदर आ जाएगा ये भी ऊपर आ जाएगा, अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू इंक्रीज इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जब अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से, कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन, फिर एयर बाहर चली जाएगी, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, ये एक सवाल पूछा सकता है, हम स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। तो इन्होंने यहाँ बात की एब्डोमिनल मसल्स के जरिए आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इंस्पायरेशन के दौरान एब्डोमिनल, इंस्पायरेशन के दौरान एनसीईआरटी के हिसाब से इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम और यही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। एब्डोमिनल मसल्स का अलग से बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन को आप चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एब्डोमिनल मसल्स। फिर आगे इन्होंने बताया ऑन एन एवरेज अ हेल्दी मैन ब्रीथ्स 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है अपना 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय ए स्पायरोमीटर, कितनी एयर अंदर बाहर जा रही है आप उसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। फर्स्ट प्रॉफ में आप इसे देखेंगे। फिर एक डायग्राम इन्होंने दिखा रखा है, ये इंस्पायरेशन के दौरान का डायग्राम है, जो डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप्ड होता है, ये नीचे की तरफ आ चुका है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इंस्पायरेशन के दौरान, ये डायग्राम इंस्पायरेशन के लिए, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
यानी कि डायफ्राम हो गया फ्लैट। इधर आप देख रहे हैं रिब्स और स्टर्नम का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एयर अंदर की तरफ आ चुकी है। इधर इन्होंने दिखाया है कि एक्सपायरेशन के दौरान क्या हुआ है, ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फ्लैट हुआ था, वापस ऊपर जा चुका है, डायफ्राम हो गया रिलैक्स्ड एंड आर्च अपवर्ड, यानी कि दोबारा से हो चुका है डोम शेप्ड, ठीक है ना। और इधर ये दिखा रखा है इन्होंने कि रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी जगह पर आ चुकी हैं, अंदर का वॉल्यूम कम हुआ है और एयर अब बाहर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। जब हम सांस लेते हैं तो कितनी एयर अंदर जाती है, हम होल्ड करते हैं, एक्सपेल करते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, उन्हें हम समझ सकते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के जरिए, जिसमें कि पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से मतलब सिंपल से होता है, जब नॉर्मली बैठे बैठे सांस ले रहे हो 500 ml एयर अंदर जाती है, 500 ml एयर ही बाहर आती है, ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। इसमें से 350 ml एयर ऐसी है जो कि लंग्स तक पहुंचती है, एक्सचेंज पार्ट तक पहुंची है, एल्वेलाई उनकी डक्ट्स तक पहुंचती है। 150 ml एयर ऐसी होती है जो रास्ते में रह जाती है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग में रह जाती है, उसे डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल सांस लेते हैं जो एयर अंदर बाहर हो रही है वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है 500 ml, दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है ना। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ml से, 12 5 60 तो आ जाएगा 6000 से, और 16 5 80 तो 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट आप अंदर बाहर करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद नॉर्मल सांस लेने के बाद जब आप नॉर्मल सांस लेते हैं 500 ml एयर अंदर जाती है, उसके बाद आप जो ज़बरदस्ती सांस अंदर लेंगे वो कहलाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप 2.5 से 3000 ml एयर और ले सकते हैं अंदर टाइडल वॉल्यूम के बाद। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी नॉर्मल सांस लेने के बाद जो आप फोर्सिबल इंस्पायरेशन करोगे क्या रहता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी एयर अंदर जा सकती है टाइडल वॉल्यूम में 2.5 से 3000, ठीक है ना, ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से क्या मतलब, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस आप कितनी छोड़ते हो टाइडल वॉल्यूम 500 में, जो आप जबरदस्ती एयर बाहर निकालोगे ये कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1000 से 1100 ml हम एयर बाहर निकाल सकते हैं। एंड एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरी, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन से एयर बाहर निकालोगे वो कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें इन्होंने बताया कि आप कितनी ताकत से एयर बाहर निकाल लो उसके बाद भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, वो जो लंग्स में रह जाती है वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 से 1200 ml बाय एडिंग अप अ फ्यू, मतलब जो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो जबरदस्ती एयर बाहर निकालते हैं उसके बाद भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी रहती है 1100 से 1200 ml। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity। दो या दो से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जोड़कर आप रेस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाल सकते हो, विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से मतलब ये होता है नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। नॉर्मल सांस आपने छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम छोड़ा आपने, फिर आप जबरदस्ती सांस अंदर लोगे तो पहले तो नॉर्मल सांस ही अंदर लोगे टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद फिर आप जबरदस्ती सांस अंदर लोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो टाइडल वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे आप जोड़ दोगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायर, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आप पहले नॉर्मली अंदर लोगे उसके बाद जबरदस्ती अंदर लोगे, तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी से मतलब क्या होगा, नॉर्मल सांस लेने के बाद जो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। तो नॉर्मल सांस छोड़ने पहले तो नॉर्मल सांस ही बाहर निकालोगे टाइडल वॉल्यूम, फिर जबरदस्ती एयर बाहर निकालोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप जोड़ दें कहलाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो पहले आप नॉर्मल सांस बाहर निकालो टाइडल, फिर एयर बाहर निकालो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में मैंने बताया है कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो एयर लंग्स में रह जाए वो कहलाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कौन कौन सी एयर अंदर रहेगी नॉर्मल सांस छोड़ने में, एक तो ये जो आप जबरदस्ती बाहर निकाल सकते थे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक जो अंदर रही जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम को आप जोड़ देंगे तो ये कहला देगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा था, जबरदस्ती एयर बाहर निकालने के बाद जो अंदर है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। अब की बार जबरदस्ती बाहर नहीं निकाली पर नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो जो अंदर एयर रहेगी तो ये वाली रहेगी एक्सपायरेटरी रिजर्व, और जो अंदर रही जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों को जोड़ के क्या कहलाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी से मतलब क्या होता है कि आप पूरी ताकत से सांस अंदर लो, फिर पूरी ताकत से सांस आप बाहर निकाल दो। जैसे आपने पूरी ताकत से सांस अंदर ली तो सबसे पहले लास्ट में आप कौन सा लोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले तो आप यही बाहर निकालोगे
एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, फिर आप नॉर्मल सांस बाहर निकालोगे, टाइडल वॉल्यूम, फिर आप ज़बरदस्ती एयर बाहर निकालो, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ये डेफिनेशन दोनों तरीके से, पूरी ताकत से सांस अंदर लेने के बाद, पूरी ताकत से सांस बाहर, पूरी ताकत से सांस बाहर निकालने के बाद पूरी ताकत से सांस अंदर आ, ये वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV, TV, IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दोनों तरफ से डेफिनेट। टोटल लंग कैपेसिटी से मतलब क्या, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी एयर लंग्स में हो, तो एक तो एयर लंग्स में रहती ही है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसमें आप वाइटल कैपेसिटी और जोड़ दो, तो रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी आप जोड़ देंगे, कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम में इन्होंने जोड़ दिया तीनों वॉल्यूम को यानी कि वाइटल कैपेसिटी को, तो ये कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जो एयर अंदर लंग्स में रह जाए, दिस इंक्लूड्स RV, और इन तीनों को मिला के मतलब वाइटल कैपेसिटी। और तो वाइटल कैपेसिटी लिख दिया इन्होंने आगे एनसीईआरटी में, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप ये बात जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वेलाई, लेकिन फिर वो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में चली जाती है, ब्लड फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा तो वहाँ पर टिश्यूज़ पर ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वेलाई पर नहीं होता है, ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। खैर कहीं पर भी गैसेज एक्सचेंज हो रहा हो एनसीईआरटी में लिखा सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ही होगा। और ये जो गैसेज इधर उधर भाग रही हैं कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ गई और फिर वो ब्लड में पहुंच गई, फिर ब्लड से फिर वो टिश्यूज में पहुंच गई, तो हर चीज़ भाग रही है हाई से लो की तरफ। अब बहुत सारी गैसेज एक साथ हैं, उसमें किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा कहलाएगा उसका पार्शियल प्रेशर। अब ऑक्सीजन अगर कहीं से कहीं जा रही है इसका मतलब अपने हाई पार्शियल प्रेशर की तरफ से लो की तरफ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इधर से इधर आ रही है इसका मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, इधर की तरफ लो होगा। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ, यही सवाल आ चुका कई बार। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज, द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एल्वेलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अगर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, वही वाली बात आ गई, ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दी साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, चाहे एल्वेलाई में हो रहा हो कैसे एक्सचेंज या फिर ब्लड और टिश्यूज के बीच में, सब जगह किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ऑब्लिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो सिंपल डिफ्यूजन होगा ये प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होगा, बात एक ही है। solubility of gases always is the thickness of involved in diffusion are also important factor that can affect the rate of diffusion। फिर उन्होंने बताया कि वो फैक्टर्स जो कि डिफ्यूजन को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, एक तो बताया कि ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है एक तो डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, इसके अलावा दूसरा ही डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस पर, जैसे कि इसमें आगे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसलिए ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसके अलावा एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, जब एयर इधर से उधर जा रही है तो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, तो इसको उन्होंने बताया है कि जब एयर एल्वेलाई से उधर ब्लड में जाती है तो एल्वेलाई के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, इसके अलावा बेसमेंट सब्सटेंस होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और एंडोथेलियम होगी कैपिलरी की, ये तीनों मिला के जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती है, एक्चुअली 0.2 mm होती है। इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर बात करें किस किस पर डिपेंड करती है, तो एक तो प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस पर, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस पर, और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। मैंने बताया प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, कई सारी गैसेस एक साथ है उसमें किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा कहलाएगा पार्शियल प्रेशर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table। NCERT में टेबल दे रखी है, मैं आपको डायरेक्ट याद करा दूंगा। And in figure 17.3, the data given in the table are clearly indicates the concentration gradient for oxygen alveoli to blood किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का। जैसे कि NCERT में ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है, मैंने कुछ जगह की वो प्रेशर को मिटा दिया ताकि मैं डायरेक्ट आपको याद करा सकूँ। तो आपको सब जगह पर याद करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंस्पायर्ड एयर में, ऐसे एक्सपायर्ड एयर में आपको याद करना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है ना, ऐसे आपको एल्वुलर एयर में याद करना है। इधर जो आप याद करेंगे वो इंस्पायर्ड एयर का है, इंस्पायर्ड एयर को आप एटमॉस्फेरिक एयर भी कह सकते हैं, कॉम्पिटिशन में सवाल आ रहे हैं इस पर।
फिर आप याद करेंगे सिस्टमिक आर्टरीज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, और सिस्टमिक वेन्स में यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर की आप वैल्यू देख रहे हो MM/Hg में है। आपको यहाँ पर आंसर याद करना है 159 और 0.3। इधर याद करना है आपको 116 और इधर याद करना है आपको आंसर 104/40 है। आपको याद करना है 95/40। इधर 40 ऊपर चला जाएगा, 40 mm। तो कंपटीशन सीधे सीधे सवाल पूछा गया, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर, मैं चलो आसान तरीके से बताता हूँ। देखो आप ये बात ज़्यादा सांस लेते हो तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाती है, कैसे आ जाती है? बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर 159 और एल्विलाई में कितना 104। आसानी से 159 से 104 की तरफ मूव कर जाएगी ना, हाई से लो, ठीक है ना। आप सांस बाहर छोड़ते हो तो एल्विलाई से एयर बाहर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। क्यों? अगर एक जनरल बात आपसे पूछे है एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी एटमॉस्फेरिक एयर में, आप सोच के बोलोगे, आप बोलोगे बाहर ज़्यादा होगी, एल्विलाई में कम होगी, एल्विलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। लेकिन आप देखो यहाँ पर एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कितना है 40 और बाहर कितना है 32, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, अंदर ज़्यादा बाहर कम है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेट ब्लड में देखो, अब एल्वेलाई से ऑक्सीजनेट ब्लड में ऑक्सीजन क्यों आ जाती है, इधर 104 है, यहाँ कितना है केवल 95, हाई से लो, है ना। अब आप इधर देखो, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45। अब पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 है और इधर अंदर कितना है 40, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, तो हर चीज़ हाई से लो की तरफ मूव कर रही है। ये सारी वैल्यूज अगर आपको याद हो तो बहुत सारे सवाल आप कॉम्पिटिशन के याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा डायरेक्ट सवाल पूछा गया है एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है 104, और सिस्टमिक आर्टरीज ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितना होता है, आप बोलेंगे 95। तो इन्होंने यहाँ पर बात की थी सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई एज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही वाली बात आ गई, सॉलिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है as compared to that of oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen. इस पर सवाल आ चुका है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, 20 से 25 गुना ज़्यादा, इसलिए ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा आसान होता है ब्लड में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। फिर आगे में बताया द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। इन्होंने बताया जैसे कि यहाँ से ऑक्सीजन इधर से ब्लड में जाती है तो वो 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। एक तो ये एल्वेलाई की मेम्ब्रेन हो गई, बीच में यहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंस होगा, यहाँ लिखा हुआ है दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर ये ब्लड कैपिलरी की लेयर हो गई। तो यहाँ लिखा हुआ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। ये एक सवाल ही फिर कॉम्पिटिशन कई बार पूछा गया कि एल्वेलाई इज कम्पोज ऑफ, ऑप्शन दे रखा होता है स्क्वामस एपिथेलियम या फिर ऑप्शन आया नॉन सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन दैम। तो ये सवाल पूछा गया है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर मूव करती है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो आप बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम एल्वेलाई की, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। हाउएवर इस टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती है, 0.2 mm के आसपास होती है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. आप पार्शियल प्रेशर देख लीजिए, बहुत आसानी से आपकी बात समझ में आ जाएगी। ऑक्सीजन इसलिए बाहर से अंदर आ रही है क्योंकि बाहर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए अंदर से बाहर जा रही है क्योंकि अंदर की तरफ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में यहीं पर आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को ही समझेंगे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपको मालूम है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ होता है 97% तकरीबन, और 3% डिजॉल्व फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है, 7%, 70% और 20 से 25%। डिजॉल्व फॉर्म में 7%, 70% द फॉर्म बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, और 20 से 25% इन कंपैरिजन विद इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। आगे उन्होंने लिखा हुआ है, ये सवाल आ चुका बहुत बार। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। रिमेनिंग 3% जो है ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के साथ, डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के साथ।
कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने बताया 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड तो आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, यानी इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। 70% ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस शक्ल में हो रहा है? बाइकार्बोनेट की शक्ल में। और 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है डिजॉल्व फॉर्म में, यानी कि थ्रो प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो 97% तो ट्रांसपोर्ट होता है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। और 3% ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन इन डिजॉल्व, इन सॉल्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड का बताया कि ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 7% तो डिजॉल्व फॉर्म में। यहाँ पर डिजॉल्व फॉर्म से इनका कहने का मतलब ये था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लाज्मा के अंदर मौजूद वाटर के साथ जुड़ जाएगी, चेंज हो जाएगी H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। 70% ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ बाइकार्बोनेट कहने से मतलब ये था कि यही H2CO3 फिर टूट जाता है इनटू H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इसी के बारे में वो बात कर। आगे एनसीईआरटी में यही बताया जाएगा कि जो कार्बोनिक एसिड बनना है बाइकार्बोनेट आयन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल एक एंजाइम, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम प्लाज्मा में पाया जाता है, आरबीसीज में ही पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है और आरबीसीज में ही पाया जाता है। बहुत ज़्यादा होता है आरबीसीज में इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा, इसलिए बाइकार्बोनेट आयंस आप देखेंगे आरबीसी में ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा मैंने बताया 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाता है। सवाल ये बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा गया, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? बोलेंगे बाइकार्बोनेट्स, कितना 70%। मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, कितना 97%। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, सभी पार्ट 9-10 से जानते हैं। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, बनाता है ऑक्सी। रिवर्सिबल मैनर कहने का मतलब इनका ये है, जैसे ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने बताया कि हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। दरअसल हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 आयरन एटम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन। फेरस आयन, हर एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर लेता है अपने साथ। इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फिर आप बोल सकते हैं 8 ऑक्सीजन एटम्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछी गई है, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करके बातें शुरू हो जाती हैं। मैं इसे पढ़ देता हूँ, फिर आपको डायग्राम के जरिए दोबारा समझा दूंगा। मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ये मेनली प्राइमरीली किस पर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर। और ये सवाल पूछा गया है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग होती है मेनली किस पर डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आगे ने बताया इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. मैं बताया अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का अगर आप ग्राफ देखेंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आप कंपेयर करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपको मिलेगा एक सिग्मोइड कर्व। ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है, एस शेप्ड कर्व मिलेगा। इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कितना हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, is plotted against the partial pressure of oxygen. This curve is called oxygen hemoglobin dissociation curve and is highly useful in studying the effects of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. आप देख लेंगे अभी आगे से। उन्होंने फिर बताया एल्वेलाई में क्या ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। आप बोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो उन्होंने बताया कि इन एल्वेलाई में आप क्या माहौल देखेंगे? ऑक्सीजन बड़ी होगी, बाकी सब कम होगा। देर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, बाकी सब कम होगा। लो PCO2, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एल्वेलाई के केस में आप देखोगे बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें कम है।
फिर मैं बताया वेयर एज इन टिश्यूज, आप टिश्यूज में देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा, ऑक्सीजन कम होगी। वेयर एज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है, बाकी सब बड़ा होगा। हाई पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट, these conditions are favorable for dissociation of oxygen from the hemoglobin। मैंने बताया इसलिए टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और एल्विलाई लेवल पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बन जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। आसान सी बात है। फिर आगे उन्होंने बताया कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ कैरी करता है, डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से दो सवाल बनते हैं। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। दरअसल जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टिश्यूज के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यूज के पास आता है तो उनके पास 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है, 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। और टिश्यूज को ऑक्सीजन थोड़ी बहुत इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, तकरीबन 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इधर जब ये आया था तो 19.4 थी, जब ये बाहर निकला तो 14.4 थी, डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का। इसका टिश्यूज को कितनी मिली 5 ml ऑक्सीजन। तो ये बात एनसीईआरटी में दे रखी है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट, डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसमें अगर ये सवाल ही पूछ लेता है कि कितना ट्रांसपोर्ट करता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो ट्रांसपोर्ट करता है या फिर कितना कैरी करता है अपने साथ, तो कैरी करता है 19.4, लेकिन डिलीवर कितनी करता है, वहाँ छोड़ी कितनी, तो आप बोलेंगे 5 ml। ठीक है ना। यही सवाल अगर पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्विलाई को पहुंचा, तो आपको आंसर याद करना 4, ऑक्सीजन पर 5, कार्बन डाइऑक्साइड पर 4। लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, कितना, तकरीबन 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्म आप देख लेंगे। When partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissues, टिश्यूज में यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जाहिर है ऑक्सीजन का कम होगा, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी होगी सेलुलर रेस्पिरेशन में। More binding of carbon dioxide occurs, whereas partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high, as in the alveoli। ठीक है। Dissociation of carbon dioxide from carbamine and hemoglobin tissue, that is carbon dioxide which is bind to hemoglobin from tissues is delivered to the alveoli। आरबीसीज कंटेन अ वेरी, बात समझ में आ गई ना। तो इन्होंने ये बताया कि क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा वापस एल्विलाई में, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर का ज़्यादा होता है, एल्विलाई में कम होता है, इसलिए ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्विलाई में चली जाती है। आरबीसीज कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ इन्होंने बात की कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की, एंड अ मिनट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो यहाँ से एक बात आप याद रखेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुत ज़्यादा किस्म होता है आरबीसीज में, और थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो कार्बन एनहाइड्रेज चेंज कर देता है कार्बोनिक एसिड में, फिर यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज से तोड़ देता है बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन में। ये एक जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यानी इसके फंक्शन के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रिवर्सिबल फॉर्म में काम करता है, इसको जोड़कर यहाँ तक पहुँचाएगा और इनको जोड़कर वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तक पहुँचाएगा। फिर उन्होंने बताया जैसे कि आप ये बात देखते हो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन आप ये बात जानते हो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट रिसाइकल में 70%, लेकिन आप सांस जो बाहर छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उन्होंने बताया दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब ये एंजाइम जो इधर से इधर भी रिएक्शन को फॉरवर्ड करा सकता है और इधर से इधर की तरफ भी रिएक्शन को फॉरवर्ड करा सकता है। एट द टिश्यू साइड उन्होंने बताया टिश्यू लेवल पर वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, जाहिर सी बात है टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड, CO2 फिर ब्लड में आ जाएगी, है ना, टिश्यू से ब्लड में आ जाएगी, फिर आरबीसी प्लाज्मा में चले जाएगी एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन, फिर वहाँ पर जाके बाइकार्बोनेट आयन बना लेंगे और हाइड्रोजन आयन, है ना, ये वाला बात कह रहा है। एट द एल्विलर साइड जहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो इन्होंने ये बताया कि टिश्यू लेवल पर आप ये देखोगे, टिश्यू लेवल पर आप ये देखोगे क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड में चेंज होगी, वही आरपीसी में पहुंचने के बाद प्लाज्मा में पहुंचना, फिर चेंज है बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन, तो फिर ये इस शक्ल में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ब्लड में पहुंच जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगी वहाँ पर, फिर वो बाइकार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होकर इधर आ जाएंगे एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है तो ये रिवर्सिबल फॉर्म में रिएक्शन होगी, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ चलेंगे कार्बोनिक एसिड पे टूट जाएगा CO2 और वाटर के अंदर, ऐसे जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो बता एट द एल्विलर साइड वेयर द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। आप इसको इसी तरीके से सोचो, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो ना, तो ये रिएक्शन उल्टी चल रही होगी, और एल्विलाई में इधर से इधर चल रही होगी, टिश्यूज में इधर से इधर चल रही होगी। Thus CO2 trapped as bicarbonate as at the टिश्यू लेवल पर ये बाइकार्बोनेट शक्ल में ट्रैप होगा एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेलाई तक पहुंच जाएगा और वहां से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकलेगा। समझ में आ रही है ना। तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर टिश्यूज से आ गया ब्लड में आरबीसी प्लाज्मा में पहुंचने के बाद वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाएगा, ये बाइकार्बोनेट आयंस पे ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचेंगे तो एल्वेलाई तक। एल्वेलाई पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, रिवर्सिबल फॉर्म में रिएक्शन होगी, वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस कार्बोनिक एसिड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज हो जाएंगे, और फिर आप जो सांस बाहर छोड़ोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वेलाई। ये बात भी याद रखने की है कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जरिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा, 4 ml, और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कितनी ऑक्सीजन डिलीवर होती है, 5 ml। दोनों बातें आप याद रखें। अब ये इन्होंने दिखा रखा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पर इन्होंने इधर एक्स एक्सिस पर लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, और इधर वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और आप देख रहे हो जो ग्राफ आपके सामने मौजूद है ये सिग्मॉइड शेप्ड है या फिर एस शेप्ड है, सिग्मॉइड शेप्ड या फिर एस शेप्ड, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया है, दूसरी किताबों में दे रखा है कि जैसे ये 20 है, मान लीजिए यहाँ 30 होगा, है ना, यहाँ बीच में 25 होगा, पता है 25 से 27 mmHg से पार्शियल प्रेशर होता है, तो जो परसेंटेज सैचुरेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन का वो हो जाता है तकरीबन 50%। जैसे कि मैं यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊँ, मैंने तकरीबन 27 मिला दिया, यहाँ कितना होगा 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 से 27 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो आप देख रहे हो परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो रहा है, 50%। अगर यही आप इधर देखो, ये 60 है, यहाँ 70 होगा, और यहाँ पर बीच में कहीं 75 होगा, ठीक है। आप यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे कहाँ रहा 40 पर। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर पार्शियल प्रेशर होगा 40 तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो जाएगा 75%, ठीक है ना। फिर इन्होंने यहाँ पर आगे एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती कर रखी है कि इन्होंने 100 से 100 मिला दिया। आप मान लो कि ये यहाँ पर 95 96 तक पहुँच जाता है, आप मान लो, ठीक है ना। और अगर आप 100 से ऊपर पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तब परसेंटेज सैचुरेशन 100 से ऊपर तक जाएगा। तो इधर एनसीईआरटी के हिसाब से मान सकते हो आप कि अगर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 25 से 27 mmHg, तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कितना होगा, 50%। 2-3 रीडिंग आपको याद रखनी। अगर यही पार्शियल प्रेशर हो जाए 40 mmHg, तो फिर परसेंटेज सैचुरेशन आप देख रहे हो कितना हो जाता है, 75%, ठीक है ना। इन्होंने तो ये दिखाया है कि अगर आप 100 कर दो पार्शियल प्रेशर तो परसेंटेज सैचुरेशन 100 हो जाता है। ऐसा नहीं होता, 100% हीमोग्लोबिन कभी ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट नहीं होती है। हम यहाँ मान लेते हैं तीसरी बात कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर 100 mmHg कर दिया तो परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का मान लीजिए 95-96% तक पहुँच गया, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में बात बताई गई है कि ये जो मतलब पुराने पेपर में सवाल पूछे गए हैं कि इस ग्राफ की शिफ्टिंग हो सकती है टूवर्ड्स लेफ्ट, जैसे कि इधर की तरफ आपका ये उल्टा हाथ है, या फिर हो सकती है टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इधर ये जो जा रहा है ये जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, और इधर ये जा रहा है टूवर्ड्स राइट। अब जाहिर सी बात है जितना ये लेफ्ट की तरफ जाएगा इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, इधर परसेंटेज सैचुरेशन दिखा रखा है ना वाई एक्सिस पर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एल से होता है लव और एल से होता है लेफ्ट। तो इसका मतलब जब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा ग्राफ तो इट शोज लव बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। अब ये बात आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा कितना कहाँ होता है, एल्वेलाई में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्वेलाई के केस में ग्राफ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, बॉडी टिश्यू लेवल पे ग्राफ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। जब ये एल्वेलाई का केस होगा तो इसका मतलब यहाँ पर हो रहा होगा फॉर्मेशन, ये तमाम वो फैक्टर्स होंगे जो कि बनवाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन मदद करेंगे जब ग्राफ शिफ्ट हो रहा होगा लेफ्ट की तरफ, और इधर जब राइट में शिफ्ट होगा इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ये एनसीईआरटी में बताया गया, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं अगर एल्विलाई का केस है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कम होंगी, बाकी सारी चीज़ें कम होंगी, जैसे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होगी और टेम्परेचर भी इधर कम होगा। तो बस आपको याद रखना एक कंडीशन दे रखी होगी और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ये बाकी सारी चीज़ें कम है, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, आप बोलोगे लेफ्ट। ग्राफ कब शिफ्ट होगा लाइट राइट में, तो आप बोलेंगे अगर पार्शियल प्रेशर, आप इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो और ये बाकी तीनों का बढ़ा हो, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो फिर ग्राफ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। इसमें वो ऐसा भी करता है जैसे हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है यानी कि एसिडिक, हाइड्रोजन कम हो रहा है यानी बेस की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है यानी कि आप बोलेंगे यहाँ पे पीएच थोड़ी बढ़ रही होगी। तो पूछेगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रही, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन अगर कम आप बोल रहे हो तो उसका पीएच बढ़ रही होगी, अगर हाइड्रोजन बढ़ने का बोल रहे हो आप तो पीएच कम हो रही होगी। वो कंपटीशन में पीएच वाला लफ्ज यूज़ कर लेता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो ग्राफ लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा, तो आप बोलोगे लेफ्ट में शिफ्ट होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, बाकी सारी चीज़ें कम होंगी, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। ये तमाम कंडीशन में ग्राफ शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और राइट में कब शिफ्ट करेगा, तो आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा और इसके अलावा बाकी सब बढ़ रहा होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ रही होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है हाइड्रोजन आयन को बढ़ाने की बजाय मैं बोल दे कि पीएच कम हो रहा था। इधर भी कर सकता है हाइड्रोजन कम करने की बजाय वो बोल देगा कि यहाँ पर पार्शियल पीएच जो है वो, यहाँ पर हाइड्रोजन कम होने की बजाय बोल देगा पीएच जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है ना, आसान। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं किससे रेगुलेट होता है, तो उन्होंने बताया कि जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है इसके लिए रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेन जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर रहा है 12-16 टाइम पर मिनट। इसके अलावा एक और होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पाँव में मौजूद होता है, वो इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शनिंग को मॉडरेट करता है। इसके अलावा जब वो एक्टिवेट होता है तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम कर देगा, यानी आप सांस जल्दी जल्दी लेने लोगे। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल भी होता है, केमिकल कंट्रोल में ये मामला है कि कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बराबर में मेडुला पर, और इसके अलावा एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरीज पर। एओर्टिक आर्च समझ रहे हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, कैरोटिड आर्टरीज यहाँ पर, ये जो आप ट्रैकिया दोनों दबा के देखें यहाँ पर आपको ऐसा पल्सेशन महसूस होंगे, ये कैरोटिड आर्टरीज है। तो अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बढ़ता है, एओर्टिक आर्च कैरोटिड आर्टरीज में डिटेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से मैसेज जाएगा इधर कीमोसेंसिटिव एरियाज में जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद हैं, फिर वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजेंगे, वहाँ से हमारा ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट कर लिया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि इन्होंने बताया है कि एक तो नर्वस रेगुलेशन से आपका रेस्पिरेटरी रिदम रेगुलेट हो रहा है और दूसरा केमिकल के जरिए। नर्वस में इन्होंने बताया है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और उधर केमिकल कंट्रोल में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन की बात की है, इन्होंने बात नहीं की ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब आपका जो ब्रीदिंग है उसका रेट ऑक्सीजन से डिटरमाइन नहीं होता। यहाँ पर आप इसको इस तरह समझ सकते हो जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए सांस रोक लो, फिर आपको एकदम से गहरी सांस लेनी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, तो दो जवाब इसके हो सकते हैं। हम थोड़ी देर हम सांस लें तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है, इसलिए हमें डीप इंस्पायरेशन करना पड़ता है, या बोलो ऑक्सीजन कम हो जाता है, आपको बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, CO2 पर आंसर करना। ठीक है ना, याद रहे कितनी बात। तो जब ब्रीदिंग हो जाती है, जब आप बहुत गहरी सांस लो तो एकदम से पॉज आता है 1 सेकंड का, है ना, जैसे वो आपको और सांस ले रही, तो उसकी वजह क्या होती है, तो या तो आप इसको इस तरीके से बोलो हम जब बहुत गहरी सांस लेते हैं तो अंदर ब्लड में बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाती है, या बोलो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड पर देना। ठीक है ना। रेगुलेशन रेस्पिरेशन में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. Respiratory वही 12-16 टाइम पर मिनट। This is done by neural system, ये neural system से हो रहा है। A specialized center, respiratory center is present in the medulla region, medulla मौजूद होता है, medulla आपको मालूम है ब्रेन में, medulla region of brain called respiratory rhythm center। तो एक सवाल तो ये पूछ सकता है कि respiratory rhythm center कहाँ मौजूद होता है, आपने आंसर लगाना है medulla oblongata। इस प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल, क्या काम है इसका, फॉर दिस मतलब रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करेगा।
एक दूसरा सेंटर और अनदर सेंटर प्रेजेंट द पॉन्स, ये कहाँ मौजूद है, पॉन्स में, ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ मौजूद है, पॉन्स में, ये सवाल भी आ चुका है। इसका क्या काम है, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से जब सिग्नल्स पहुंचेंगे तो ये रिड्यूस कर देगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यानी आपका रेस्पिरेटरी रेट फिर बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लो, एंड देयर बाय द अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, अल्टर मतलब कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी आपको फास्ट हो जाएगा। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब वही मेडुला ऑब्लोंगेटा में कीमोसेंसिटिव एरिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट, विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया। तो कीमोसेंसिटिव एरियाज कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, पुराने पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड पे सवाल है, हाइड्रोजन पे भी नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस, मतलब हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, ठीक है, इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेट, ताकि इनको बाहर निकाला जा सके। Receptors associated with the aortic arch and carotid artery also can recognize changes in carbon dioxide, hydrogen and concentration and send signals to the rhythm center for remedial actions. वही वाली बात हम कर, ये लाइन इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये सवाल पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, किस किस का रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का, याद रहेगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे तीन बातें की, एजमा, एम्फाइजमा, ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये जो बात एनसीईआरटी में लिखी है इस पर सवाल आ चुका है। एजमा में क्या होता है, वही सांस वाली परेशानी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांस, कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग का मतलब होता है अगर आप स्टेप रखोगे पीछे की तरफ बैक में तो आपको चूं चूं की आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा लगा चुईया बोले लंग्स, वीजिंग कहलाता है। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ये सवाल कॉम्पिटिशन बहुत बार आ चुका है। एजमा में क्या होता है, वीजिंग होगी, और क्यों होगी वीजिंग, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ये दोनों ही सवाल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल किस में होता है, एजमा में, वीजिंग किस में सुनाई देती है, एजमा में। एम्फाइजमा में बहुत लंबे टाइम तक सिगरेट पीने से एल्विलर वॉल डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्फाइजमेटस, चेस्ट आप एक्सरे कराएंगे पीएवीयू में तो लंबा सा चेस्ट नज़र आपको नज़र आएगा, लंग्स आपको काफ़ी फैले हुए नज़र आएंगे, रेस्पिरेटरी सर्फेस एरिया डिक्रीज हो चुका है एल्विलर वॉल के डैमेज होने की, यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, यानी पुरानी बीमारी है, इन विच द एल्विलर वॉल और डैमेज, यही सवाल पूछा जाता है, एल्विलर वॉल किस में डैमेज हो जाती है, अब बोलेंगे एम्फाइजम, ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सर्फेस एरिया डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो जाता है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज इस सिगरेट, लंबे टाइम तक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइजमा हो जाता है। ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मतलब क्या है, एक ऐसी बीमारी जो आपको आपके रोजगार की वजह से हो, जैसे कि सिलिकोसिस हो जाती है, एस्बेस्टोसिस हो जाती है, बैकासोसिस हो जाती है, बिसिनोसिस हो जाती है। एनसीईआरटी में जिन्होंने माहौल बनाया है वो थोड़ा जहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं, ग्राइंडिंग होता है, उन सबको बनाया कि लगातार डस्ट वगैरह धूल को इनहेल करने से आपका इम्यून सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है एक टाइम में, इसकी वजह से प्रोलिफरेशन होने लगता है, फाइब्रोसिस होती है लंग्स टिश्यूज़ के अंदर, वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, इस तरह की बातें की हैं। द इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दो इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पर कि पत्थर घिसे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस, इतनी धूल पैदा होती है कि द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन, जिससे कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी वहाँ पर फेल हो जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर, यानी कोई बहुत लंबे टाइम से ऐसे इलाके में काम कर रहा है, कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, इसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन लगे आपके लंग्स में, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, वहाँ लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू बनने लगेंगे, जाहिर सी बात है गैसेस एक्सचेंज सरफेस एरिया फिर कम होने लगे, एंड दस कॉजिंग द सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ऐसी जगह पर प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो अंदर तक ज़्यादा ना पहुँच पाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और दूसरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।